नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आपका स्वागत है बिंटन पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट उनके लिए है जिन्होंने कभी न कभी स्मैक नाम के ड्रग के बारे में सुना है और उसके बारे में कभी लेने का सोचा है। ये हर एक उस माँ-बाप के लिए है जो कभी न कभी फ्लाईओवर के नीचे या एक इंसान को फॉइल पेपर में कुछ नशे करते हुए देखते हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए हमने बुलाया है अंकित जी को, जो कि एक स्मैक यूज़र रह चुके हैं 15 साल से। तो आज हम बात करेंगे अंकित जी से उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो अंकित जी प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अंकित है ना। और मैं जमुना पार का रहने वाला हूँ। और मैं क्या करता था स्मैक का। पहले इंजेक्शन लगाता था, फिर स्मैक, गांजा वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं मैंने सारा चीज़ किया है ये। तो अंकित जी आपका ये जो स्मैक और इंजेक्शन का जो एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है, वो कितनी उम्र से और कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मैं 14-15 साल का था, है ना। मैं स्कूल पढ़ा करता था। तो जब तक मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो तब तक तो मेरी कोई भी फ्रेंड सर्कल ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा 9th क्लास में। तो 9th क्लास में एडमिशन लेने के बाद जब मैं स्कूल गया तो स्कूल में जो मतलब जो स्कूल में जो क्लासमेट थे तो नशा किया करते थे, है ना। तो मैं उनको देख के मैं उनको देख के प्रभावित होता था। तो कोई सिगरेट पी रहा है तो मेरा मन करता था कि यार ये कैसे धुआं निकाल रहे हैं, तो मेरा ऐसा मन तो करता था। अंकित जी स्कूल के अंदर ही सिगरेट पीते थे, सबको दिखता था ये, टीचर्स को सबको? हाँ, शुरू शुरू में तो दुबक दुबक के पीना चालू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मन खुलता गया। फिर मैंने क्लास में भी करना चालू कर दिया। आगे टीचर पढ़ा रहा है, पीछे मैं नशा कर रहा हूँ, सिगरेटें पी रहा हूँ, है ना। वो सारी चीज़ें होती थी। क्लास टीचर को भी पता होता था कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जब आपके टीचर को पता होता था, आप उनके सामने ही मान लीजिए नशे कर रहे होंगे, किसी ने देखा होगा, सीनियर ने, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी हैं, तो उन्होंने कभी आपको ये नहीं बोला कि अंकित जी ये गलत है आप मत करो, या फिर नहीं, अलाउड नहीं किया? वो बोलते थे, सब कुछ बोलते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे कि क्लास से बाहर निकाल देते थे। लेकिन वो चीज़ें कर करके मेरा दिल इतना खुल चुका था कि मैं क्लास से बाहर निकल के करने लगता था, स्कूल से बाहर निकल के करने लग गया था। मतलब जो नशा था वो उसने मेरा डर इतना ज़्यादा खोल दिया था कि मेरे को ना किसी भी चीज़ से हिचकिचाहट नहीं होती थी। मतलब एक डर वाली चीज़ होती है ना, एक फियर होता है, वो चीज़ मेरे अंदर बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी। तो हिचकिचाहट तो आपकी ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक इंसान का जो गलत और सही का जो सेंस होता है, वो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से बोलता होगा कि भाई मत कर, ये अच्छी चीज़ नहीं है, दूसरे कर रहे हैं तो तेरे को करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये सही बात है कि एक अंदर से आवाज़ आती है, और मेरे भी अंदर से आवाज़ आती थी कि अंकित तू जो कर रहा है वो चीज़ें गलत कर रहा है। लेकिन ये नशा, ये स्मैक वगैरह ऐसी चीज़ें ना, ये कभी इन चीज़ों को नहीं सोचने देती। ये सबसे माइंड में मतलब दिमाग पे इतनी जल्दी असर करता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को नेगेटिव ही दिखता था कि छोड़ ना, कौन क्या सोचेगा, मेरे को अपनी ज़रूरत करनी है। पहले शुरू शुरू में जब मैंने नशा किया था उस टाइम पे तो मेरा शौक था ये, कि चल दूसरे जैसे कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन एक टाइम मेरा ऐसा आ चुका था कि मेरी मजबूरी बन चुकी थी करना। तो जब आप अपने दोस्तों को देखते थे तो आपको एक जिज्ञासा उठती थी उनके देख के, कि या फिर एक कूल फील होता था? जैसे आजकल के जो गाने हैं, आजकल की जो मूवी हैं, वो इन चीज़ों को काफ़ी प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ावा देती है कि ये चीज़ें करना बहुत कूल है, इसको करना बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये सेंस भी आपके दिमाग में बन रही थी, या फिर आपने कुछ और सोचा था? सेंस भी ये भी था क्योंकि जब मैं गाने वगैरह सुनता था तो आजकल कुछ गाने ऐसे आ रहे कि कोई दारू के ऊपर गाने बोल रहा है, गानों में बातें बोल रहा है, कोई उसमें सिगरेटें चल रही हैं, गांजा पी रहा है, कोई ऐसे ऐसे गाने देख के मैं भी उनकी तरफ को होता था। तो वो चीज़ें देख के मैंने भी की है, और साथ के लड़के जब किया करते थे तो उनको भी देख के मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें इंजॉयमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि मैंने कहा यार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए एक बार करना है। तो वो जो एक दो बारी मैंने करा, फिर मेरे अंदर से ही वो चीज़ें होने लगी। फिर मैं और ज़्यादा पीने लगा, वो छोड़ के फिर उससे ज़्यादा करने लगा, फिर उससे ज़्यादा करने लगा। मतलब मेरा स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर बढ़ता चला गया। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको ये कहाँ से मिल रही थी आपको? उसने जो भी बेच रहा था आपको ये, उसने कभी ये नहीं बोला कि आप तो छोटे हो, आपको नहीं मिलेगी, या आपको नहीं देंगे हम? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिस लड़के के साथ नशा किया करता था, मेरे साथ का लड़का था, है ना। तो वो नशा किया करता था, उसके साथ मैंने नशा करना चालू करा। मैंने शुरू शुरू में गांजा पीना स्टार्ट किया। तो जब वो पिया करता था तो उसके पास एक पैकेट हुआ करता था गांजे का। तो मैं उसके साथ, उसने एक दो बारी शुरू शुरू में पिलाया, लेकिन वो एक बारी के पीने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मैं घर पे जाके सोया, और सोने में मेरे को इतना मज़ा आ गया, फिर मैं अगले दिन उसके पास दोबारा चला गया कि मैंने भाई मेरे को भी चाहिए। तो आपके दोस्त को कहाँ से मिला है गांजे का पैकेट? हाँ, तो वो जब मैंने उसको जाके बोला तो वो मेरे को उस जगह पे लेके गया। वहाँ पे जाके मैंने पैसे दिए। मेरे को भी डर लग रहा था कि शायद मेरे को नहीं मिलेगा, या कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट मतलब सीन ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि कुछ बात ना हो जाए, है ना। ये डर मेरे अंदर भी चल रहा था, लेकिन उसने मेरे को उकसाया और मेरे को मेरा डर खोला कि चल कोई बात नहीं,
चलते हैं एक बार। तो मैंने जाके उसको पैसे दिए, उसने बेची जी मेरे को दे दी, जबकि मैं छोटा था। तो आपका ये जो दोस्त था ये भी जमुना पार से ही होगा? हाँ, मेरे घर के पास ही रहता है, क्लासमेट था मेरा। तो इसके परिवार में ही ऐसा कुछ था कि इसके मम्मी पापा के इससे इन्फ्लुएंस आए इन्हें कि गांजा पीना है या सिगरेट करनी है? नहीं, हमारे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह पे तो सभी लड़के करते हैं, छोटा छोटा बच्चा नशा करता है ना। सबके घर वाले ही बोलते कि ऐसा ना करो, है ना, नशा गंदी चीज़ है। तो उसके घर वाले भी बोलते थे, मेरे घर वाले भी बोलते थे, लेकिन मैं रुका नहीं, ना वो रुका, क्योंकि सभी पीते थे। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि समाज क्या सोचेगा या समाज मेरे को किस नज़र से देख रहा है? मैं नशे कर रहा हूँ, एक छोटा बच्चा हूँ, मेरी पूरी आगे की ज़िंदगी बची है, अभी तो मैं 12-13 का 10 साल का हूँ। मतलब वो चीज़ें सोचने दिया नहीं ना नशे में। मेरे को सिर्फ और सिर्फ लगता था कि मैं बस अपना नशा कर लूँ, है ना। मेरे को कहते हैं ना कि कंफर्टेबल फील नहीं होता था बगैर नशा करे हुए। तो उस चीज़ को मैं सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढता था, मैं आगे की सोचता नहीं था उस टाइम पे। तो जैसा आप पहले महसूस करते थे वो महसूस करना आपको बुरा लगने लग गया था? बुरा लगने लग गया था। मैं बिल्कुल भी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता था। मैं सिर्फ और सिर्फ, नशा चीज़ ही ऐसी है ना, उसमें इतना मज़ा आने लग गया था कि मैं किसी के बारे में नहीं सोचता था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, मेरा नशा मेरे साथ रहे, परिवार जाए भाड़ में, सब कुछ समाज जाए भाड़ में, बस मैं कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया था उस नशे के दौरान। तो आप 9वीं क्लास में थे तो आपको कभी ना कभी तो पढ़ाई में भी दिक्कत आई हुई होगी? हाँ, जिस टाइम पे मैंने नशा करना चालू किया था, नशा करने के बाद स्कूल में लड़ाई झगड़ा हो गया था नशे के दौरान, है ना। नशे के दौरान जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ ऐसा सीन हो गया था कि मेरे अंदर भी कुछ, मेरे साथ मार पिटाई हो गई थी, कुछ उन लड़कों के साथ मार पिटाई हो गई थी। तो उसकी वजह से पुलिस केस हुआ। पुलिस केस होने के बाद मेरे घर वाले इतना ज़्यादा डरने लग गए थे, तो घर वालों ने भी मेरे को रोका। फिर स्कूल से ही मेरा नाम कट गया था। फिर उसके बाद मैं पढ़ा ही नहीं, क्योंकि नशे में लग चुका था। फिर उसने करने ही नहीं दिया मेरे को। तो आपने कितनी पढ़ाई की अंकित? मैं 9th क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, फेल हो गया था मैं 9th क्लास आपने में। 9th में ही स्कूल छोड़ 9th में दिया? स्कूल छोड़ दिया इस नशे की वजह से। तो जो आप पुलिस वाली एफआईआर की बात कर रहे हैं लड़ाई झड़ाई की, तो उसका क्या केस था आप बताएंगे ज़रा? उसका केस ये था कि लड़ाई किसी और की थी, है ना। लड़ाई किसी और की थी। इस नशे के दौरान में मेरे को पता नहीं चला कि किसी की लड़ाई है। मेरे को क्यों मैं किसी की लड़ाई में बोलूँ, तो बीच लड़ाई में मैं घुस गया था। मैंने किसी को गाली वाली दे दी थी, एक लड़का था, उसके चाटा वाटा मार दिया था। तो उस टाइम पे तो वो मैटर शांत हो गया था। लेकिन 2-4 दिन बाद स्कूल में मेरा पेपर था, तो मैं पेपर देने की क्लास में गया, और मैं क्लास में से पेपर दे के निकला तो उन लड़कों ने मेरे को, 10-12 लड़कों ने, 15-17 लड़के थे, उन्होंने मेरे को घेर के अकेले को मेरे को डंडे वंडे मारे। मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक मेरे को, बिल्कुल कहते हैं ना डेड कर देना, तो मेरे को डेड कर दिया था। लेकिन मैं वहाँ से उठ के चला भी गया था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, हॉस्पिटल से आया तो मेरा भी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था कि मेरे को मारा, क्योंकि भड़ास बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद वही मेन लड़का मेरे को मिल गया मेरा, और जिस लड़के के साथ मैं नशा किया करता था उसने और मैंने उस लड़के को इतनी बुरी तरह मारा कि खून खराबा ज़्यादा हो गया था, चाकू वाकू लग गए थे उसके आपने लड़के उसको के। क्यों मारा जिसने आपको नशा सिखाया था? जिसने नशा मेरे को सिखाया था उसको नहीं मारा मैंने, अच्छा, जिससे अच्छा। लड़ाई हुई थी उसको मारा मैंने, और उस लड़के ने जिसके साथ मैं नशा किया करता था। तो उसके बाद जब उसके चाकू वाकू लग गए, कुछ ज़्यादा केस हो गया था, तो उसके बाद पुलिस का मैटर हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा नाम काट दिया गया था स्कूल से। अच्छा, अच्छा। तो जब आपकी लड़ाई चालू हुई थी सबसे पहली बार आपने उनको पीटा या जो भी उनकी लड़ाई चल रही थी आप बीच में गए, तो तब भी आप नशे में थे या सुध-बुध थी तब आपको? नशे में ही था मैं उस टाइम पे। अगर मैंने नशा नहीं किया होता तो मैं किसी की लड़ाई में भी नहीं घुसता। आज मेरे को वो चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि लड़ाई किसी और की हो रही थी और मैं नशा करके उनकी लड़ाई में घुस गया। ना मैं वहाँ पे घुसता, ना मेरी लड़ाई होती, ना मेरी पढ़ाई छूटती। आज मैं भी पढ़ा लिखा होता, 12वीं, मतलब जो इंसान के लिए कहते हैं करियर के लिए एक पढ़ाई करना ज़रूरी होता है ना। एक जॉब करने के लिए एक उसको ग्रेजुएशन करनी होती है। जो एक तो माँ-बाप ग्रेजुएशन, कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा बड़ा होए, कॉलेज में जाए, कॉलेज में जाए, अच्छी खासी नौकरी मिले, गवर्नमेंट नौकरी करे, हाँ, वो वाला सपना आपका अधूरा रह गया वो वहाँ अधूरा पे। रह गया। एक एम हुआ करता था मेरा भी ना कि यार मैं भी कॉलेज पढ़ूंगा। कहते हैं कि एक छोटे से लड़के के जब छोटी उम्र में होता है तो उसका एक कहीं ना कहीं होता है कि मैं भी कॉलेज जाऊंगा, है ना। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, 8th क्लास तक मैं बहुत अच्छा था, है ना। मेरी फर्स्ट तो कभी डिवीजन नहीं आई, लेकिन सेकंड थर्ड तो मैं आता ही आता था। 8th क्लास तक बहुत अच्छा था मैं पढ़ाई में। लेकिन उसके बाद जब 9th क्लास में ये सब कुछ हुआ ना, तो बिल्कुल ही दिल खट्टा हो गया इन चीज़ों से कि यार नहीं, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, अब तो केस लग गया, नशा मैं करने लग गया, है ना। तो समाज से भी धीरे धीरे हटने लग गया था, क्योंकि लोग बाग भी कहने लग गए थे। मैं जहाँ खड़ा होता था, गांजा पीता था, तो महक हो जाती थी, चारों तरफ स्मेल होती थी उस चीज़ की, तो लोग बाग भी धीरे धीरे कटने लग गए। फिर स्मैक पे आ गया तो उस चीज़ से भी कटने लग गए। तो उसकी वजह से फिर मेरा सभी चीज़ों से दिल हट गया। फिर मैंने सोचा कि बस यही है मेरा नशा, इसी के साथ रहना है। अच्छा अंकित जी, तो एक बारी दोबारा उसी बात पे मैं आपको ले जाना चाहूँगा वो पुलिस केस पर ही। तो जब आपकी लड़ाई हुई, जब आपकी मार पिटाई हुई, तो आपके घर वालों ने इस पे क्या रिएक्शन दिया? क्या हुआ आपके घर में?
मेरे घर में ये रिएक्शन था कि जब ये सारा केस हो गया था, तो जब घर वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे इनका कुछ चाकू वाकू भी लग गए, केस हो गया, वो लड़का मरने मरने से बचा और मैं भी मरने मरने से बचा, क्योंकि मेरे को भी बहुत मारा था उन्होंने, मेरे को बिल्कुल हाथ पैर तोड़ी। तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो मेरी मम्मी ने ही एक स्टेप उठाया कि तू अब पढ़ेगा नहीं। मेरी मम्मी ने मेरे को स्टेप उठाया कि तू अब पढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर का सबसे छोटा लड़का हूँ, मेरे पापा नहीं है ना। तो मैं अपनी मम्मी का सबसे ज़्यादा लाडलू, हम दो ही भाई हैं, मेरे पापा नहीं थे, 2 महीने का था मैं गोदी में, तब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने ना हमें बहुत मेहनत से पाला है, नौकरी कर करके, कैसे ना कैसे करके पाला मेरी मम्मी ने। तो मैं सब घर में सबसे छोटा, 2 ही लड़के थे हम, तो छोटा वाला था। तो मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उस केस की वजह से मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि मैं इस लड़के को खो दूंगी, और जबकि मेरे अंदर मेरी माँ की जान बसती थी। तो मेरी मम्मी ने सोचा कोई बात नहीं, इसको ज़िंदगी भर मैं घर में बिठा के खिला लूंगी, लेकिन अब मैं इसको पढ़ने ही नहीं दूंगी, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये फिर पढ़ाई करी या एडमिशन स्कूल में करवाया या उसी स्कूल में गया तो मैं इसको खो बैठूंगी। तो इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया, और मेरे को शह मिल गई फिर, है ना, कि पढ़ना तो है ही नहीं, घर वालों ने भी मना कर दिया अब तो करो, क्योंकि घर वालों ने भी पैसे देना चालू कर दिया कि पढ़ता तो है ही नहीं, कोई नहीं। कैसे ना कैसे करके मैं किसी न किसी बहाने से कर लिया करता था पर स्कूल के बाद। पहले जब स्कूल में पढ़ता था तो कॉपी किताबों के बहाने पैसे मिल जाते थे, लेकिन फिर जब स्कूल छोड़ा तो कभी कपड़ों के लिए पैसे, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे, फिर वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह नशा कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी मेरे तो आपकी जो मदर हैं वो क्या जॉब करती थी? साथ। मेरी मम्मी, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी दिल्ली जल बोर्ड में। तो जब मेरे पापा ख़त्म हुए तो वो जॉब मेरी मम्मी को मिल गई थी। तो अच्छा। हाँ, जब मैं 2 महीने का था, छोटा सा था, गोदी में था, मेरी मम्मी मेरे को स्कूल मतलब ड्यूटी पे जब जाती थी तो गोदी में लेके जाती थी मेरे को। आज मैं जब परिवार के अंदर बैठता हूँ, जो लोग बाग जिन्होंने बताया, तो मैं सुनता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे को गोदी में लेके वहाँ पे झाड़ू मारा करती थी। एक हाथ में मैं हुआ करता था, एक हाथ में मेरा भाई होता था, 2 साल का मेरा बड़ा वाला भाई था, और मैं गोदी में हुआ करता था। मेरे भाई को तो साइड में बैठा दिया करते थे, मेरी मम्मी वहाँ पे झाड़ू मारती थी जहाँ पे मेरी मम्मी जॉब करती थी। तो उन चीज़ों को आज जब देखता हूँ ना तो यार अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो इतने स्ट्रगल से मेरी मम्मी ने पाला था, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि इस चीज़ की कि मेरे बच्चे इस तरीके से निकल जाएंगे, मेरा लड़का इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। तो वो तो सारी चीज़ आपको कैसा महसूस होता है जब आप उस बात पे रिफ्लेक्ट करते हैं, आप याद करते हैं कि मेरी माँ ने इतनी मेहनत की, मेरे पापा चले गए, उसके बाद उन्होंने अकेला आपको पाला पोसा, आपने फिर अपना जो ज़िंदगी का रास्ता है वो ड्रग्स की तरफ मोड़ दिया। कहाँ वो आपको एक तरफ गोदी में लेके घूमती थी और एक हाथ में अपने आपके छोटे भाई को, आपके बड़े भाई को। तो कैसा महसूस होता है वो सोच के? आज यार, आज मैं जब अपने पास्ट को देखता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मैंने किया ना यार, शायद ही किसी ने किया हो। और मैं आज जिस स्टेज पे हूँ और मैं आज जो काम करता हूँ, मैं आज लोग बागों को ज़्यादा मैसेज देता हूँ कि यार मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जैसा मैंने किया है शायद तुम ही ऐसा मत करना, है ना। मेरे को आज बहुत बुरा लगता है जब मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ, मेरे को अपने आप से घिन आने लगती है कि यार एक वही है मेरे पीछे, है ना। कोई किसी का कोई नहीं होता यार, है ना। कोई भाई भाई की नहीं होता, भाई की शादी हो गई, वो अपने परिवार का हो गया, बहन है नहीं, पापा है नहीं, तो आज मेरी माँ ही है मेरे लिए, मेरा सब कुछ आज के टाइम पे मेरी माँ है। तो आज जब मैं उसके चेहरे की तरफ को देखता हूँ ना तो उसका दर्द मेरे को दिखता है, और उस टाइम पे ना मैं टूट जाता हूँ। फिर वहां से मेरे को होप मिलती है कि अंकित यार नहीं, अब नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि एक लाइफ के अंदर यू टर्न आता है, वो यू टर्न मेरी माँ है ना। उसको देख के मैंने अपना यू टर्न लिया और मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ी, मैं आज अपने रास्ते पे हूँ। तो जब आप 9वीं क्लास में आपने सबसे पहली बार अपना जो भी स्मोकिंग है या गांजा है, सबसे पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले तो मैंने नॉर्मली बीड़ी पी थी। बीड़ी पी थी। हाँ, 2 दिन ही पी थी, पर तीसरे दिन मैंने गांजा पी लिया था। तो बीड़ी पीने से पहले क्या आपके दिमाग में एक बार अपनी माँ की तस्वीर आई कि मेरी माँ ऐसा कर रही है, ये नहीं गलत यार, काम हो सकता है मेरे नहीं, लिए? उस टाइम पे मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं सूझा। दिमाग में एक बात तो क्लिक हुई थी कि यार तू गलत कर रहा है ना, कि अगर तेरी मम्मी को पता चलेगा तो गलत हो जाएगा, मार पिटाई हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे डर नहीं था, मेरे को ऐसा लगता था क्या पता चल रहा है, कौन क्या बता रहा है ना। तो मैंने बीड़ी पी ली। फिर उसके बाद जब मैंने बीड़ी पी, सामने वाला साथ वाला लड़का बीड़ी पी रहा था तो मैंने बीड़ी पी ली। तीसरे दिन मैंने उसको गांजा पीता हुआ देखा तो मैं गांजे की तरफ को हो गया। मतलब मेरे अंदर एक एटीट्यूड था कि ना, कि मैं दूसरों को देख के ज्यादा प्रभावित होता था कि ये ऐसा कर रहा है तो मेरे को भी वैसा ही करना है। किसी के पास मैंने देख ली जूते कि इसने 10,000 रुपए के जूते पहनने हैं, तो मैं अपने घर जाके झगड़ा करने लगता था कि नहीं मम्मी, मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए के जूते पहन रखे हैं और मेरे को भी यही लेने हैं। तो मेरे घर वाले मेरे से इतना प्यार करते थे कि उस शौक को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी अपनी ज़रूरतें मार के उन चीज़ों को पूरा करती थी, है ना। कि चल कोई नहीं, वो कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि ये लड़का कभी किसी की शक्ल देखे, इसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, ऐसा फील मेरी मम्मी ने मेरे को कभी नहीं होने दिया। तो इसी वजह से होता था। तो जब आप ये नशा और ज़्यादा करते जा रहे थे, मान लीजिए आपने बीड़ी से चालू किया, उसके बाद गांजा किया, ये क्या है, ये काफ़ी महंगा होता होगा धीरे धीरे, क्योंकि आप ज़्यादा करते जा रहे थे।
नहीं, उस टाइम पे तो थोड़ा सस्ता ही होता था, है ना, 50 150 रुपए में नशा हो जाया करता था। लेकिन तब तो 150 रुपए की भी कीमत बहुत ज़्यादा ही थी। तब होती थी 150 रुपए की कीमत भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वही है ना कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर वाले मेरे से, मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होनी नहीं थी। मैं जो चीज़ मांगता था वो चीज़ मेरे को मिल जाती थी। हाँ, तो जो चीज़ मेरे को मिल जाती थी, लेकिन उसका मैं गलत तरीके से यूज़ करता था। तो धीरे धीरे जैसे पता चला घर वालों को, तो उन्होंने पैसे देने भी बंद कर दिए मेरे को फिर। तो जब आप उनसे पैसे लेते थे तो आप ये नहीं सोचते थे कि मेरी माँ इतनी मेहनत से कमा रही है और मैं उसको इस तरह ज़ाया कर रहा हूँ एक तरीके से? हाँ, तो मैं ये चीज़ें तो तब सोचूंगा ना जब मेरे दिमाग पे से नशा उतरेगा। मेरे दिमाग पे नशा इस तरीके से बैठ चुका था कि मैं कुछ भी चीज़ें नहीं सोच पाता था। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये लगता था कि मैं शाम का नशा करूं, अगले दिन का करना है जुगाड़। कल सुबह का कर लिया, अगले दिन का जुगाड़ कर लिया, तो शाम का जुगाड़ करना। मैं सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ के बारे में ही मेरी जिंदगी कटती हुई जा रही थी। मैं अगर उस जुगाड़ पे से मेरा ध्यान हटे तो मैं अपने घर वालों के बारे में सोचूं ना यार, लेकिन मेरा ध्यान वहां से हटता ही नहीं था। वो नशा ही ऐसे ऐसा बैठ चुका था मेरे दिमाग में, वो नशा ही ऐसी चीजें बिल्कुल दिमाग के ऊपर ऐसा बैठ जाता, वो कभी किसी के बारे में नहीं सोचने देता। बंदिश कर देता था पूरे दिमाग बंदिश पे। बिल्कुल ना, वो अपने बारे में सोचेगा, ना अपने परिवार के बारे में सोचेगा, ना समाज के बारे में सोचेगा। अगर वो सोचेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन के बारे में, कि मैं किस तरीके से वो फीलिंग लूं नशे वाली। क्योंकि नशा करने के बाद जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग की तलाश में रहता है बंदा। मैं भी उसी तलाश में रहता था। तो अंकित जी, अभी हमारी वो वाली बात पूरी नहीं हुई थी। एक बारी उस पर दोबारा लेके जाना चाहूँगा आपको, वो एफआईआर वाली बात। वो पुलिस एफआईआर होने के बाद एक्शन क्या हुआ, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। एक्शन कुछ भी नहीं हुआ था कि जब पुलिस चौकी मतलब सब कुछ हो गया था, है ना, मैं उसको मार वूर के भाग गया था। मैं कुछ दिन भाग गया था, अपनी बहन बहन के यहाँ रह रहा था। तो मैं जब भाग गया वहां से, तो पीछे से मेरे भाई को उठा लिया गया था, है ना, कि मैं तो उनको पुलिस वालों को मिला नहीं। तो वो मेरे घर पे आए, मेरे भाई को उठा के ले गए। फिर मेरे पास फोन आया मेरी बहन के यहाँ कि अंकित तेरे को पेश होना है। तो यार मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था, है ना, मम्मी से भी करता था। लेकिन जब मैं भागा तो उस टाइम पे मैंने नशा नहीं कर रखा था। तो उस टाइम पे मेरे को एक बात क्लिक हुई कि एक कहते हैं ना किक मिलना, वो किक मिली मेरे को कि यार तेरी वजह से तेरे भाई को उठा लिया, तो चल। तो मैंने बिगर सोचे समझे कुछ भी नहीं करा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा ना समझा, मैं सीधा जाके थाने में पेश हो गया आके। भाई मैंने मारा, मेरे को इन्होंने मारा तो मैंने इनको मारा, मैंने साफ साफ बोला। तो उसके बाद मेरे घर वालों के भी पैसे थोड़े बहुत हमारे लगे, थोड़े बहुत उनके लगे। तो वो केस वहीं के वहीं रफा दफा हो गया था, क्योंकि मैं नाबालिग था उस टाइम पे। तो पुलिस वालों ने पैसे खा लिए थे आपसे उसको हाँ केस को पैसे, दबाने हाँ के? पैसे वैसे दे दा के आज के टाइम पे भाई पैसा बहुत बड़ी चीज होती है ना, पैसे वैसे दे के सब चीज हो गई थी। लेकिन वो पेस जब केस जो खत्म हुआ ना, तो मेरे को और ज्यादा शय मिल गई थी कि क्या होगा, पैसे देख दा के तो छुट जाऊंगा। कोई आपको बात अपनी बहन का फोन आया आपने कहा, तो आप तो कह रहे थे कि आपकी बहन नहीं है, तो कजन बहन कोई? कजन बहन मेरी। अच्छा 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 कजन अच्छा। बहन। तो आपने उन्हें पैसे खिला दिए थे हाँ, केस दबाने के, मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने पैसे आपके खिला दिए घर थे। वालों ने? तो मामला फिर भी काफी गंभीर नहीं था आपके हिसाब से? किसी को चक्कू मार दिया, किसी को, बहुत आपकी ही हालत देखी जाए तो आपको इतने सारे डंडे मारे गए थे कि आप अधमरे हो गए थे एक तरह से। तो आपको लगा नहीं कि इस पे भी कुछ होना चाहिए, उनके खिलाफ भी होना चाहिए? मतलब वो भड़ास थी दिल के अंदर, उन्होंने मेरे को मारा था, मैंने उस लड़के को मार दिया, है ना, तो वो भड़ास मेरी खत्म हो चुकी थी। मार दिया से मतलब जान से मार दिया नहीं नहीं, आपने? जान से नहीं मारा, मतलब जो मेरा बदला था वो बदला मैंने ले लिया था। जो मेरे अंदर की एक फ्रस्ट्रेशन थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर से निकल गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने स्कूल ही छोड़ दिया है ना, अब इससे मेरा मिलना क्या, दोबारा मिलेगा, दोबारा कुछ बोलेगा तो दोबारा मारूंगा। ये थी मेरे दिल के अंदर ना, वो मेरे को कभी दोबारा मिला ना मैंने उसको कभी कुछ बोला। लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो जैसे आपने नशा किया, उसके बाद भी किया होगा नशा आपने? हाँ, उसके बाद तो फिर कंटिन्यू मैंने बताया ना कि जब वो केस खत्म हुआ तो मेरे को एक होप मिल गई थी कि नहीं अब तो कुछ होने वाला नहीं है। घर वाले तो सपोर्ट कर ही रहे, मम्मी हमेशा से सपोर्ट करती थी क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार करती थी, है ना, उनको ये उम्मीद रहती थी कि अब की बार सुधर जाएगा, अब की बार सुधर जाएगा, अब की बार। लेकिन मैं कभी सुधरा नहीं। तो जब आप ये और ज़्यादा नशे करते जा रहे थे, जब आपको ये होप मिल गई थी कि कुछ नहीं गलत हो रहा, तो आपने कुछ और भी क्राइम कमिट किया उसके दौरान? हाँ, फिर उसके बाद जब मैं गांजा पीने लग गया तो एक समय ऐसा आ गया था कि ना यार, कि गांजा पी पी के मैं पक चुका था, है ना, अच्छा। पक चुका था। तो फिर मैंने, मेरा जो साथ वाला लड़का था वो भी दूसरा नशा करने लग गया था, स्मैक आप पीने पक लग गया। कैसे गए थे उस गांजे से? आप तो कह पक रहे थे कैसे? आपको काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस होता था, लेकिन एक चीज को करते करते इंसान का दिल भर जाता है। तो वो गांजा पीते पीते, मैं तो पीता था, गांजा पीता था, लेकिन जिस लड़के के साथ मैंने नशा करना चालू किया था वो स्मैक पीने लगा था। तो मैं गांजा पीता था, वो साथ में बैठता था, वो स्मैक पी रहा है, मैं गांजा पी रहा हूँ। तो तो मेरा मन करता था कि यार नहीं, तू भी तो स्मैक पी। तो अंकित जी, स्मैक क्या होती है ये? स्मैक एक ब्राउन शुगर करके केमिकल होता है ना, पाउडर टाइप में होता है, उसको लिया करता था मैं, उसको यूज़ किया करता था। फॉइल पेपर आता है जिसमें खाना पीना, रोटियां पैक होती है, उस फॉइल पेपर के ऊपर उसको गला के मतलब गर्म करके उसको इस तरीके से पीते थे।
तो वो लड़का पीता था, तो उसको देख के मैं भी उसकी तरह को, मैंने बताया मेरे अंदर एटीट्यूड था कि जैसा दूसरा कर रहे वैसा मैं भी करूँ। तो स्मैक पी रहा था तो मैं भी उसकी तरह पीने लग गया। तो जब मैं उसको पीने लग गया स्मैक को, तो इस गांजे से मेरा मन भर चुका था कि यार इसको नहीं पीना, इसको पीना है। तो तो स्मैक पीना स्मैक चालू उससे कर, ज़्यादा पावरफुल थी? उससे ज़्यादा पावरफुल थी, उससे ज़्यादा उसकी कीमत थी, है ना। अच्छा। बहुत ज़्यादा महंगा था ये नशा। तो मैंने वो नशा करना चालू कर दिया था फिर। अगर आपको याद हो तो कितना महंगा था, कुछ बताएंगे? उस टाइम पे वो 300 रुपये का आता था एक बार का नशा। एक बार का नशा लगा लो 400 450 500 रुपये का एक बार का नशा लगता था, है ना। मैं दिन में मेरे 2 2 2.5 2.5 3 3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे। मैं इतना ज़्यादा किया करता, एक खत्म हुआ दूसरा चालू कर दिया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा चालू कर दिया। मतलब पूरा पूरा दिन मेरे को उसी चीज़ में लग जाता था। क्यों, स्कूल पढ़ता नहीं था, कोई काम था नहीं, धंधा करता नहीं था, तो उसी चीज़ में मेरा मन लगता जा रहा था। तो आपके दोस्त को इतना भारी ड्रग ये कहाँ से अवेलेबल हुआ, कैसे अवेलेबल हुआ? तब भी उनकी उम्र कम ही होगी, 18 से भी कम ही होगी तब तो उम्र उनकी भी। हाँ नहीं, वो इतना था, 18+ था वो। तो हमारे एरिया में सभी नशा किया करते थे। वो भी किसी से सीखा होगा, उसका तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं उस उन लड़कों से सीखा, अपने एरिया के लड़कों से। कभी वो भी नहीं मिला, कभी ऐसा नहीं था कि उसी ने मेरे को सिखाया। और भी लड़के मेरे एरिया में बहुत सारे थे, उनको भी देखता था मैं कर रहे हैं। तो जब मैं गांजे में लग चुका था तो उसी सर्कल में बैठने लग गया। कोई कोई नशा कर रहा है, कोई कोई नशा कर रहा है। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें हुई कि मैं भी करने लग गया, तो मैं भी करने लग गया था फिर। तो फिर आपको मिली कहाँ से ये चीज़ें फिर? मिली, आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर हर जगह नशा बिक रहा है। कहीं पे भी किसी भी एरिया के अंदर चले जाओ, एक एक छोटा सा एरिया होगा, उस एरिया के अंदर ही एक ब्लॉक के अंदर, अगर ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के अंदर 4 5 जगह नशा बिकता होगा। आज कहते हैं कि बंदा नशा करने के लिए कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, है ना। घर वाले कहते हैं कि हम गाँव भेज देंगे, गाँव में जाके नशा नहीं करेगा। तो भाई आज का टाइम ऐसा है कि इस धरती पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे नशा ना मिलता हो। कहीं पे भी भेज दो, मेरे को भेज दो कहीं पे भी, मैं नशा पैदा करके दिखाता हूँ। ऐसी जगह है ये, हर जगह नशा बिक रहा है, हर घर के अंदर नशा बिक रहा है, बच्चा बच्चा नशा कर रहा है। किस किस को रोकेंगे। तो अंकित जी, आपको तब नशे कहाँ से मिल रहे थे? तब भी यही हालात थे दिल्ली तब के? भी यही हालात थे और आज उससे ज़्यादा हो चुके, आज उससे ज़्यादा है। तो तब भी यही हालात थे। आपने मुझे ये बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको पैसे मिलने बंद हो गए थे घर से। हाँ, घर से पैसे मिलने बंद हो गए थे। हम्म। तो जब पैसे मिलने बंद हो गए तो फिर एक नशेड़ी जो होता है ना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो जब मेरे को घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो मैंने घर की चीज़ों को बेचना चालू कर दिया। अच्छा। कभी कुछ गायब कर रहा हूँ, कभी कुछ गायब कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें बेचनी चालू कर दी, नशा करने लग गया। फिर क्या होने लगा कि घर मम्मी के पैसे निकालने लग गया। तो जब आपने घर से सामान बेचना चालू कर दिया तो घर में कभी आपके भाई की नज़र नहीं गई, मम्मी की नज़र नहीं गई कि अच्छा यहाँ पे प्रेस रखी थी, मान लीजिए हाँ आज गायब है, आज तो प्रेस ही नहीं दिख रही? हाँ, उनकी नज़र पड़ती थी। मेरा भाई 1 2 बार, मेरे भाई ने भी, बड़े वाले ने मेरे को मारा पीटा, उसने भी बोला। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मैं ना उस टाइम पे बहुत कमज़ोर हो चुका था नशा कर करके। फिजिकल मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका था। तो मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी, भाई को बोलती थी कि ये मतलब किसको मारेगा पीटेगा कोई नहीं, है ना, ये कुछ भी कर रहा करने दो इसको, लेकिन कोई मारेगा पीटेगा नहीं। उनको ये डर था कि कहीं मर ना जाए, उनको ये डर होता था। लेकिन फिर जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें होने लगी तो घर वालों ने दूसरे स्टेप उठाने चालू कर दिए। मम्मी ने मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराना चालू कर दिया, क्योंकि मारने पीटने मेरे भाई को देती नहीं थी, वो खुद मारती नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उनको एक ही रास्ता दिखा कि अब इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजो। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि क्या पता अगर उन्होंने आपको मारा पीटा होता या और अच्छे से समझाया होता तो शायद आपको रिहैब में ही जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले हाँ, ही सुधर जाते? आज ये भी है कि आज मेरे दिमाग में भी बात आती है कि मेरे को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मिल गया था, है ना। अगर वो प्यार मेरे को नहीं मिला होता, शुरू में ही मेरे को अगर डरा दिया धमकाया मारा पीटा जाता, तो शायद ये नहीं होता, है ना। तो ये नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं भाई, हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना। लेकिन मेरे को कुछ ज़्यादा मिला। तो ये भी है कि आज जो बच्चे बिगड़ते हैं, मेरा तो मानना यही है कि भाई आज जो बच्चे बिगड़ते हैं, जो आज के टाइम पे नशा कर रहे हैं, उनका नशा करने का सबसे बड़ा हाथ उनके घर वालों का ही है ना। क्योंकि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उनकी केयर करने लग जाते हैं, प्यार करने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, है ना। अगर शुरू में ही एक बाप जो होता है ना, वो बाप का असली रोल होता है ना। क्योंकि एक बाप ही होता है जो बच्चे को मार पीट के उसको सुधार सकता है, लेकिन माँ कभी उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएगी। और मेरे पापा थे नहीं यार, है ना, मेरे पापा थे नहीं। आज मेरे को उस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि शायद अगर मेरे पापा जिंदा होते, मेरे सर पे मेरे पापा का हाथ होता, तो शायद मैं इन चीज़ों में नहीं होता। आज मैं भी कहीं पे जॉब कर रहा होता, अच्छा खासा पैसा होता, है ना, शादी हो चुकी होती। आज अनमैरिड हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ पर्सनली चीज़ें ऐसी है, वो चीज़ें नहीं हुई होती अगर मेरे पापा जिंदा होते तो। लेकिन मैं दोष किसी और को भी नहीं दे सकता। आज तो मैं मानता हूँ कि यार मेरे मुंह पे किसी ने नशा नहीं लगाया, जो भी किया मैंने स्वयं अपने आप ही किया,
है ना, दूसरों को देख के किया सही। ये तो मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता था। लेकिन उस नशे ने मेरे को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था। लेकिन आज जाके कहीं जाके उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि यार जो किया गलत किया। नशे कर रहे थे अपने क्लास से निकलने के बाद, स्कूल से निकाल देने के बाद, या आप कहाँ कर रहे थे? किसी ने आपको कभी देखा नहीं, कभी रोका नहीं, बाहर भी समाज में कभी किसी ने देखा हो? नहीं, क्योंकि नशा करते करते इतना ज़्यादा मैं वो हो चुका था, है ना, इतना ज़्यादा खूंखार टाइप में होता है ना बंदा। खूंखार टाइप में कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको चलते फिरते को गाली गलौज कर देना, किसी का मार पिटाई कर देना, कोई अगर बोल रहा है उसके पैसे वैसे छीन लेना, ये सारी चीज़ें करने लग गया था। तो वैसे ही जब मैं जहाँ पे भी नशा करता था 5 6 7 लड़के खड़े होते थे तो वैसे ही कोई नहीं बोलता था। तो आप डर का माहौल पैदा कर देते थे हाँ, अपने डर का आसपास माहौल पैदा करने लगता था मैं नशे के दौरान। कि कोई मेरे को बोले ना, कोई रोके ना, कोई कोई रोके, टोके ना। हाँ, क्योंकि जब नशा करता है तो बंदा उसके चेहरे पे ही उसके एक्सप्रेशन नशे वाले आ जाते, तो पहले ही दूर से देख के बंदा समझ जाता है कि यार ये तो नशेड़ी है, इसको क्या बोलेंगे, ये उल्टा हमारे कभी कुछ करना दे, मार पिटाई ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो वैसे ही कोई नहीं बोलता था। शुरू शुरू में जब नशा स्टार्ट किया था तब लोग बागों ने बोला था, है ना, लेकिन उस टाइम पे मैं रुका नहीं, मेरे को डर भी नहीं लगता था क्योंकि नशा इतना ज्यादा होता था, नहीं रुकता था। तो आपने नशे के अंदर कभी या नशे के बाहर कोई क्राइम भी कमिट किया इसकी वजह से, नशे की वजह से ही? हाँ, नशे जैसे की कि? वजह से बहुत सारा क्राइम करा है, आज बहुत सारे केस लगे हुए हैं इस नशे के दौरान ही। अच्छा, अभी भी आप पे केस चल रहे हैं वो? नहीं, अब तो सारे केस खत्म हो गए। आज जब मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा। आज मेरे घर वालों ने मेरे पे थोड़ा बहुत पैसा वैसा लगा के वो सारे केस खत्म करवाए। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लग चुके थे लेकिन केस, जिस एरिया में रहता था मैं उस एरिया से बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया था, जिसे कहते हैं बीसी, एरिया से बीसी हो जाना। मैं उस एरिया से बीसी हो चुका था। बीसी बोले तो? बीसी मतलब एक थाने से पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड बन जाता है कि बैड कैरेक्टर है, बीसी टाइप में, कि कहीं भी कुछ भी होगा उस अच्छा बंदे को अच्छा उठा ले अच्छा। जाते, क्योंकि क्राइम इस तरीके से करता था मैं उस टाइम पे। तो आप क्रिमिनल मास्टरमाइंड हो गए थे एक तरह से उधर मास्टर के? माइंड नहीं था कि अपने नशे का जुगाड़ करने के लिए मैं ये नहीं देखता था कि सामने कौन है। मैं स्नैचिंग करता था। अच्छा। मैं स्नैचिंग करता था, बाइक होती थी मेरे पास, साथ में लड़का होता था, तो मैं वो स्नैचिंग करने के लिए वो सारी चीज़ें, कभी कहीं एरिया के आसपास में जमुना पार में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मैंने ना करा हो, है ना, मैं बहुत ज़्यादा करने लग गया था उस नशे के लिए, पाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें कैसे बताऊँ, है ना, मतलब क्राइम करता था मैं। तो स्नैचिंग के अलावा भी आपने कुछ किया? नहीं, स्नैचिंग के अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि स्नैचिंग। क्योंकि कभी? जब मैंने नशा करना चालू करा उस नशे के दौरान मेरे घर पे पता चल गया, है ना, तो घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए। फिर मैंने घर का सामान बेचना चालू करा तो घर वालों ने वो चीज़ें भी हटा दी। कब तक वो चीज़ें घर वाले दोबारा दोबारा लेके आते, उन्होंने वो चीज़ें लानी बंद कर दी। तो आप घर का सामान भी बेच रहे थे और उसके साथ साथ स्नैचिंग भी कर रहे नहीं थे? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं पैसा देना बंद करा तो घरों का सामान बेचना चालू करा, तो वो सामान घर वाले दोबारा दोबारा लेके नहीं आ सकते थे, उन्होंने वो लाते नहीं थे, तो सामान भी नहीं दिखता था। फिर मेरे को बाहर का रास्ता दिखा। मेरे को पास बाइक होती थी तो उस बाइक पे बैठ के मैं जाता था, कोई भी लड़का बिठा लेता था, लड़का जो भी होता था उसके साथ फिर मैंने बाहर से नचिंगे करनी चालू करी। फिर बाहर 1 2 बार मैं पकड़ा गया, उसके बाद भी मेरे अंदर डर खुला, जेल गया, जेल से आया, फिर मैंने करना चालू कर दिया क्योंकि भूख बढ़ चुकी थी पैसों की, नशे की भूख बढ़ चुकी होती थी। तो फिर वो और चीज़ें बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो एक समय ऐसा आया कि तब जाके मेरे को समझ में आया कि तू कर क्या रहा है अपने साथ, जब मैं फिर रिहैब में आया। स्नैचिंग करते हुए उस टाइम, इतने भारी ड्रग्स करते हुए, कभी आपको ये नहीं आया आपके दिमाग में कि मैं ये गलत कर रहा हूँ और मैं अपने परिवार को तो बर्बाद कर ही दूंगा इसके जरिए से? हाँ, एक इंसिडेंट मेरे साथ लाइफ के अंदर ऐसा हुआ था, जो मेरी लास्ट ये स्नैचिंग थी, जो लास्ट जो मैंने क्राइम करा था, एक लास्ट क्राइम वही था। उस इंसिडेंट को मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो इंसिडेंट ही कुछ तरीके का ऐसा था। बताएंगे जरा उस वो इंसिडेंट के बारे इंसिडेंट ये था कि वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था ना कि यार, मतलब दिल दहलाने वाली बात ना, मैं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज मैं उस चीज़ को सोचता हूँ, है ना। ये जो क्राइम की दुनिया में मैं घुस चुका था, उस क्राइम को का लास्ट इंसिडेंट यही था कि एक बारी ना मैं सुबह सुबह का टाइम था, ये ठंड का टाइम था, तो ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा और घर से कोई पैसों का जुगाड़ नहीं था, घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए थे। कोई चीज़ बेचना बेचना कुछ भी दिमाग में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये काम करता था मैं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखा कि यार बाहर चल और बाहर कुछ काम करके आ। तो जो मेरे साथ लड़का होता था, मैंने उसको बिठाया अपनी बाइक पे बिठा के हम चले गए। सब जगह ढूंढा हमने, है ना, कहीं भी हमें कुछ नहीं मिला। तो एक एरिया के पास ही एक जगह है करावल नगर करके, वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने किसी का कुछ छीना, है ना, कि एक लड़की थी, उस लड़की की चैन वैन मैंने छीन ली,
चैन वैन छीनने के बाद जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई तो सामने से एक बाइक वाला आ रहा था, उस बाइक वाले ने मेरी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी और टक्कर मारते के साथ मैं वहां पे गिर गया। तो जो साथ का लड़का था उस चैन को, उसके हाथ में चैन थी, तो वो चैन फेंक के मेरे ऊपर वो भाग गया। मेरी बाइक थी तो मैं कहाँ भागता, तो मैं वहीं पे गिर गया। तो वहां पे 100 नंबर पे कॉल हो गई। उन लड़कों ने वहां पे जितने भी इधर उधर के जितने भी नशेबाज वशेबाज जो भी पब्लिक चल रही थी, उस पब्लिक ने मेरे को पकड़ के इतना मारा, मतलब मेरे को अधमरा कर दिया उन्होंने मार मार के। क्योंकि जब स्नैचर पकड़ा जाता है या चोर पकड़ा जाता है उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, तो उसी तरीके से पब्लिक ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा, तो अधमरा कर दिया। वहां पे एक बंदा बीच में आ गया भगवान के रूप में, उसने बोला कि भाई इसको क्या मारोगे, तुम एक काम करो, इसने गलती करी है तो इसको 100 नंबर पे कॉल किसको पकड़ा दो। तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके मेरे को थाने ले गए। थाने में जाने के बाद वो 100 नंबर पे जो कॉल हुई और थाने में मैं पहुंचा, तो पीछे से मेरे घर वाले भी आए, मेरी मम्मी आई मेरे पीछे। मेरा भाई आज सपोर्ट नहीं करता है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि उसको पता है कैसे कारनामे मेरे, कैसे कर्म है। तो मेरा भाई कहाँ मेरे को सपोर्ट करेगा, कोई भी किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरी माँ आज भी मेरे को सपोर्ट करती है क्योंकि प्यार करती है। तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे भागी हुई थाने में आई, लेकिन सिचुएशन खराब वहां पे होगी कि जैसे ही मेरी मम्मी थाने में आई वैसे ही वो पब्लिक भी थाने में आ गई यार। और मैं लॉकअप के अंदर बंद था, लॉकअप सामने था, इधर मेरी मम्मी थी और इधर वो पब्लिक इकट्ठी हो रही थी। तो वो पब्लिक मेरी मम्मी को मारने के लिए चढ़ गई थी यार थाने में ना। हाँ, तो वो इंसिडेंट मेरे लाइफ का लास्ट इंसिडेंट था। वो पब्लिक मेरी मम्मी को मारने के लिए चढ़ गई यार, और मैं लोग के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मैं तमाशा देख रहा हूँ कि यार अंकित तेरी वजह से तेरी माँ पे हाथ उठाया जा रहा है। हालांकि उठा नहीं पाए वो क्योंकि वहां पे पुलिस थी, लेकिन वो चीजें मैं वहां पे उसको जज कर चुका था कि अगर एक भी चाटा मेरी माँ के लग गया तू तो जीते जी मर जाएगा यार, है ना। तो वहां पे वो इंसिडेंट मैंने इतने बुरा तरीके से देखा, वो आज भी मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं यार, सुनता हूँ अभी भी मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। तो वहां पे मैंने अपनी माँ को उस तरीके से, मेरी माँ रो रही थी, डर रही थी वो वहां पे खड़ी हुई ना कि ये कहीं मेरे को मारे ना ऐसे ना, क्योंकि यार कर्म तो मैंने करे थे, गंदा काम मैं कर रहा था, नशे मैं कर रहा था, छीना झपटी मैं कर रहा था, तो यार उस चीज की सजा मेरे को मिलनी चाहिए थी, मेरी माँ को नहीं, है ना। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को उस चीज को वहां पे फेस किया, और फेस करने के बाद मेरे को, मैंने जो मेरा आईओ था मैंने उसके पैरों में गिर गया था, मैंने भाई मेरी माँ को यहाँ से निकाल दे, मैं जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। मतलब मैंने वहां पे बहुत सारा, उसने मेरे को बोला कि यार अंकित तू टेंशन ना ले, है ना, कोई तेरी माँ को हाथ नहीं लगा सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अपनी गाड़ी से तेरी माँ को घर पे मैं छोड़ के आऊंगा, लेकिन जिंदगी में ऐसा कुछ काम मत करिए। आज भी मैं उसका बहुत आभार मानता हूँ यार कि ना उसने मेरी माँ को सपोर्ट किया उस दिन। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो यार पब्लिक जिस तरीके से मेरी सेवा हुई थी उस तरीके से मेरी माँ के ऊपर भी हाथ उठ सकता था यार, है ना। तो उन पुलिस वालों ने मेरे पे 7-8 केस लगा के, इधर उधर के जितने भी केस थे, बहुत सारी धाराएं लगा के, बहुत सारे केस लगा के मेरे को बंद किया। लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सारा पैसा लगा के मेरे को 1 महीने में बाहर निकाल लिया। पर बाहर आने के बाद मैंने अपने आप को ठान लिया था, जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि अंकित मरते मर जाऊंगा, है ना, पर मैं किसी का 1 रुपया नहीं लूंगा। और उस दिन जो मैंने कसम खाई वो कसम आज तक पूरी है, आज तक मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं छीना। वहां से इस चीज का यूं टर्न था मेरा कि यार मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, है ना। मैंने अपने घर का छीन लिया, अपने घर का बेच दिया, अपने तन का कपड़ा बेच बेच के मैंने नशा करा है, वो सारी चीजें मैंने करी, लेकिन मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं छीना। तो जितने टाइम आप लॉकअप में रहे वहाँ पे पुलिस के उसमें जेल में, तो उतने टाइम आपने वही अपने दिमाग में सोचा होगा बार बार ही, मेरी माँ को पीटा जाता होता तो क्या होता, हाँ, मेरे दोस्त नहीं आता तो क्या होता, वही एक चीजें थप्पड़ चल पड़ रही थी। जाता तो मैं तो यहीं पे मर जाता। हाँ, मैं यही सोच रहा था उस टाइम पे कि यार अंकित तू मर जा, लेकिन तेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई तेरी माँ को हाथ ना लगा दे, क्योंकि यार मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार मैं अपनी माँ से करता हूँ। पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि उस टाइम पे मैं नशा किया करता था, तो वो चीजें मैं ना उनको एक्सप्रेशन मतलब सामने नहीं रख पाता था कि अपना प्यार की मम्मी मैं, मेरे लिए सब कुछ तुम हो, है ना, मेरा दुनिया मेरा सब कुछ तुम हो। उस टाइम पे मैं उनको वो फील नहीं करा पाता था, लेकिन आज जब नशा नहीं है ना तो यार उस चीज का उनको फील कराता हूं मैं कि हाँ यार आज जो भी कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और रियलिटी तो ये है कि यार मैं आज आज जो जिंदा हूं ना, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपनी माँ की वजह से बैठा हूँ। क्योंकि मैं जो नशा लिया करता था मेरे साथ के सारे नशेड़ी मर गए, है ना, एक अकेला मैं जिंदा बैठा हूँ, वो भी मैं अपनी माँ की वजह से। क्योंकि टाइम टाइम पे अगर मेरी मम्मी मेरे को रिहैब नहीं भेजती तो शायद आज मैं ओवरडोज के कारण मैं भी मर चुका होता था। क्योंकि स्मैक से पहले मैं इंजेक्शन लिया करता था, उस इंजेक्शन के दौरान मेरे साथ के काफी लड़के मर चुके, लेकिन आज मैं जिंदा बैठा हूँ अपनी माँ की वजह से। और आज ये सभी मेरा पूरे रिश्तेदार, पूरा समाज, सब यही बात बोलते हैं कि बेटा तू आज जिंदा है तो अपनी माँ की वजह से ही है। तो आज सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को ही देता हूँ यार ना, कि आज जो भी हूँ जैसा भी हूँ उनकी वजह से ही। तो आपके रिश्तेदारों का भी कोई रोल था इसमें, आपकी इधर तक का एक्सपीरियंस? हाँ, रिश्तेदारों को रोल तो कुछ भी नहीं था। रिश्तेदारों का रोल कि
रिश्तेदारों का रोल कहीं भी नहीं था यार। क्यों? क्योंकि जब मेरे पापा खत्म हुए थे ना, तो 2 महीने का था मैं, छोटा सा, मेरा भाई 2 साल का था, 2 महीने का बच्चा छोटा सा ही होता है, मैं गोदी में ही था। तो तब मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर, मेरी मम्मी के पीछे से हाथ खड़े कर लिए थे, है ना, कि नहीं, क्योंकि हमारा, मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं गुर्जर हूँ, है ना, तो हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई बड़ा वाला है, अगर बड़े वाले को कुछ हो गया है, वो खत्म हो गया, तो छोटे वाले से शादी करा दी जाती है। तो वही सीन वहां पे क्रिएट हुआ था जब मेरे पापा खत्म हुए थे। तो जो मेरे चाचा वाचा थे, ये आपस में लड़ रहे थे कि ये हमारे लिए बैठेगी, मतलब हमसे शादी करेगी। तो मेरी मम्मी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरा जो पति है वो मेरे लिए नौकरी करके छोड़ के गया है, मैं इसी नौकरी के सहारे अपने बच्चों को कमाऊंगी, खाऊंगी और इनको खिलाऊंगी, इनको पालूंगी, पर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो मेरी मम्मी ने वो सारा का सारा सब कुछ छोड़ के, 2 बर्तन लेके, दोनों भाइयों को लेके यहाँ दिल्ली आ गई थी गाँव से। तो यहाँ पे आने के बाद मेरी मम्मी ने फिर जीरो से स्टार्टिंग की, धीरे धीरे वो सारी चीजें करना चालू करा, है ना, तो पाला। लेकिन मैं ऐसा निकल गया कि आज जाके इतना बिगड़ गया। लेकिन वो चीज़ें मेरी मम्मी ने कभी सोची नहीं थी कि मेरा लड़का, जिससे मैं अपना सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, है ना, कि वो ऐसा निकल जाएगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं। तो मेरे रिश्तेदारों का कहीं भी कुछ भी रोल भी नहीं था। आज मेरे को कुछ भी हो जाए ना, मेरा भाई तक मेरे को देखने नहीं आएगा, सिर्फ मेरी माँ के अलावा। तो रिश्तेदारों की तो बहुत दूर की बात है, कोई रिश्तेदार किसी के बीच में नहीं आता। पहली बात तो एक नशेड़ी के बीच में तो कोई नहीं आता, है ना। तो मेरे को तो आज के टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता यार, मेरी माँ के अलावा। बाकी आगे देखेंगे। तो आपके जो चाचा ताऊ थे उनका तो कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन आपकी माँ की साइड से तो कुछ ना कुछ आपको इंटरफेरेंस मिली होगी। आपकी नानी जो हैं, आपकी मौसी, या उधर से आपको कुछ वो नहीं था? कैसे रिश्ते नहीं, उधर? जब मेरे पापा खत्म हुए थे ना, मेरी मम्मी ने सबसे नाता तोड़ दिया था। हम्म। हाँ, जब मेरे पापा खत्म हुए थे तो मेरी मम्मी ने पूरी रिश्तेदारी को सबसे साइड हट गई थी, किसी से ना बात करती थी ना किसी से कुछ। आज चाचा ताऊ हैं, मेरे ताऊ हैं, बस उन्हीं के घर आना जाना है हमारा। बाकी किसी रिश्तेदार से, मेरे मामा नानी, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ हैं, ताऊ जी हैं, उनके हम आते जाते हैं। वो मेरे ताऊ के लड़के हैं, वो एक लड़का है, वो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ा सा मेरे को फोन करके पूछता रहता है कि आज कुछ कर तो नहीं रहा है, ऐसा कुछ, बस थोड़ा बहुत वही बातचीत करता है, वरना मेरे से कोई बातचीत नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण। तो आपका जो ये सारा का ब्रेक पॉइंट था, जो आपने यू टर्न बताया, वो यही था आपका कि आपको अपनी माँ को देख के ये लगा कि कोई इनके चाटा ना लगा दे, या इनकी आंखों से कोई आंसू ना निकल जाए। हाँ, गलत काम का यू टर्न था, पर नशा तब भी कंटिन्यू चलता जा रहा था, आगे आगे नशा फिर भी कंटिन्यू था। तो फिर आपने नशे से, आपको ये तो रियलाइज़ हो ही गया था तब कि आपका ये जो नशा है बिल्कुल गलत है, इसको छोड़ना पड़ेगा मेरे को, हाँ, कि इसके बिना छोड़े मेरा काम नहीं चल सकता आगे नहीं चल ज़िंदगी सकता। में। तो फिर उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए जब वो सारी चीजें हुई तो रियलाइजेशन मेरे को हुआ कि यार अंकित, जो कुछ हो रहा है ये नशे के दौरान ही हो रहा है, तेरे को नशा तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो सोच एक टाइम तक चलती थी, लेकिन वो नशा शरीर के अंदर, फिजिकल के अंदर मेरे इतना ज्यादा रम चुका था कि मेरी ना मजबूरी बन चुकी थी। अगर मैं वो स्मैक ना पीऊं, वो इंजेक्शन ना लगाऊं, है ना, तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसे मर गया, तू मर गया, मर गया, ये सारी चीजें होने लग जाती थी। तो मैं नशा करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी, फिर भी मैं नशा करता जा रहा था। फिर मेरी मम्मी ने क्या करा, मेरे को रिहैबो में एडमिट कराना चालू करा। फिर मैं रिहैब जा रहा हूँ, कभी 6 महीने रह के आ रहा हूँ, कभी 8 महीने रह के आ रहा हूँ, लेकिन मैंने वहां पे भी कभी कुछ नहीं सीखा। रिहैब में तो लेकिन कहा जाता है कि एक इंसान को नशा छुड़ाया जाता है, वहाँ पे आपने कुछ क्यों नहीं सीखा? वहाँ पे तो यही मकसद है उनका, रिहैब में। उनका मकसद यही था, लेकिन मेरे पीछे ना सपोर्ट होती थी मेरी मम्मी, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अभी क्यों, अभी तो बाहर जाके और करना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा होती थी मम्मी की, मतलब सबके प्रति, कि यार इन्होंने एडमिट करा दिया, बाहर जाके फिर से करना है ना। और दूसरी चीज ये भी थी कि मैं रिहैब में थोड़ा बहुत जो सीख के आता था, फिर मैं उसी एरिया के अंदर रहता था जिस एरिया के अंदर नशा बिकता था। बाहर आके मैं कैसे रोक लूं, मेरी गली के अंदर नशा बिकता है, गली गली में नशा बिक रहा है, मेरे बराबर वाले घर में लड़का नशा कर रहा है ना। तो उन नशेबाजों के बीच में ही मैं रहता था। तो मैं कैसे 1 दिन छोड़ दूंगा, 2 दिन छोड़ दूंगा, 3 दिन छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कभी छोड़ ही नहीं पाया, उन लड़कों की वजह से, उस संगत की वजह से। तो आप जब रिहैब जाते थे तो आप अपनी मर्जी से जाते थे, या आप नहीं, लड़ते थे कि नहीं मुझे नहीं जाना? नहीं, शुरू शुरू में जब मेरे रिहैब, तो मेरे पिकअप ही होते थे, मेरे को पिकअप टीम आती थी रिहैब से, 4-5 मेंबर आते थे, मेरे को उठा के ले जाया करते थे, गाड़ी में डाल के ले जाया करते थे। मेरे को आज भी याद है ना। तो मेरे को उठवाया जाता था। कभी मैं 6 महीने रह के आ रहा हूँ, आया, फिर से नशा कर लिया, फिर गया, फिर आया, फिर नशा कर लिया। मतलब वो जो माहौल था ना मेरा, उस माहौल ने, उस संगत ने मेरे को नशा नहीं छोड़ने दिया। तो जब आपका पिकअप होता था तो आपको गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये मेरे को उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हाँ, मेरे को गुस्सा आता था, लेकिन
वो थोड़ी देर का गुस्सा होता था, लेकिन बाद में जब तक मैं रिहैब में रहता था, जब तक मैं नशा नहीं करता था, तब तक तो मेरे को लगता था कि हाँ घर वालों ने जो किया सही किया, कोई बात नहीं, है ना, एडमिट करा दे, कोई बात नहीं। और वहां से मैं आता भी ठीक ठाक था, आने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी ठीक रहता था, लेकिन उसके बाद फिर वही लड़के गली के अंदर, गली में नशा बिक रहा है। अब अपनी गली से बाहर जाने के लिए तो मेरे को गली से जाना पड़ेगा ना, बाहर रोड पे जाने के लिए गली से निकलूंगा, लेकिन गली के अंदर नशा बिक रहा है। मैं 1 बार बच गया, 2 बार बच गया, 3 बार बच गया, लेकिन चौथी बार में फिर वही चीज होती थी कि यार कर ही ले, कोई बात नहीं, किसको पता चल रहा है, फिर कर लेता था। जो एक बार मुंह पे लगाया फिर तो कंटिन्यू होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा है। फिर तो रोकथाम वहीं पे होती थी जब मेरा दोबारा पिकअप हो जाता था। गुस्से में आके आपने कोई गलत कदम भी उठाया रिहैब में या रिहैब के खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता था, है ना, रिहैब के अंदर मेरे को वो चीजें बता दी गई थी कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है ना यार, वहां से एक बंदे को जिंदगी मिलती है, नई जिंदगी। एक कहते हैं ना कि पुनर्वास जन्म मिलता है, कि बंदा वहां पे जाता है तो मरा हुआ ही जाता है, वहां से जिंदा होके आता है बंदा। तो मेरे को वो चीजें दिखती थी, तो मैंने कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अलावा नशा मुक्ति के खिलाफ मैंने कभी भी किसी मेंबर के खिलाफ मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। क्योंकि मेरे को पता था कि शायद हो सकता था कि अगर मैं एडमिट ना हूं तो मैं तो मर जाता, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। तो मैंने कभी कोई गलत काम नहीं उठाया, क्योंकि मैं समझता था उन चीजों को, लेकिन तब तक समझता था जब तक मैं घर नहीं जाता था। घर जाते के साथ मेरे साथ फिर वही चीज। तो आपके घर में या फिर आपको रिहैब सेंटर के बारे में पता कैसे चला था? घर वालों को रिहैब सेंटर के बारे में किसी ने मैसेज दिया होगा शायद, लेकिन मेरे को आज भी याद है। मेरे को मम्मी ने बताया था, जब मैं पहली बार रिहैब से आया था तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि मैं पूरे दिन कम से कम 10-12 सेंटरों में घूमी, और सारे सेंटरों को चेक करके, खाना पीना चेक करके, रहना सहना चेक करके, जब जाके मैंने तेरे को एक सेंटर में डाला, लेकिन मैंने तेरे भले के लिए डाला। तो मैं तब उस चीज को रियलाइज कर चुका था कि नहीं यार, ये बेचारी अगर इतना कुछ कर रही है, जरूर कुछ तो चाहती है। बस क्या चाहती है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि अपनी जिंदगी को सही तरीके से जिए, अपने उस चीज को ना अपने नशे में ना गवाए, बस वही ये चाहती थी। लेकिन ये चीजें बाद में, अब जाके जब मैं आज ठीक हुआ हूँ काफी मुश्किलों से, और काफी टाइम बाद आज जाके मैं जब ठीक हुआ हूँ, तो आज जाके वो चीजें दिखती है कि यार नहीं, जो हुआ सही हुआ, और जो तूने किया वो गलत किया, वो चीज आज तो दिखती जब आप पहली बार रिहैब गए तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, क्या सीखा? जब मैं पहली बार रिहैब गया यार, मेरे को आज भी याद है, मेरे को झूठ बोल के ले जाया गया कि हम तेरे को थाने ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं स्नैचिंग किया करता था। तो एक गाड़ी मेरे सामने लगी, है ना, मैं गली से बाहर निकला, सुबह सुबह कोहरा पड़ रहा था, ठंड का टाइम था, मैं गली के बाहर गया तो मैंने एक गोल्ड फ्लैग करके सिगरेट आती है, वो सिगरेट मैंने मुंह पे लगाई, सिगरेट जलाई, सामने से एक इको रुकती है, और इको रुकती है, उसमें से एक बंदा निकलता है। उसने मेरे से पूछा, हाँ भाई यहाँ पे ईट रोडी बदरपुर की दुकान कहाँ पे है? तो ईगो होती थी मेरे अंदर भी नशे के दौरान, वो कौन है मेरे सामने, बस मैं ही मैं हूं। तो मैंने उसको बोला, मैंने हाँ भाई मैंने क्या पूछ रहा, मैंने आगे पता कर जा। इतने में पीछे वाला दरवाजा खुलता, उन्होंने पकड़ा मेरे को गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर मेरे को डाला, मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैंने भाई मैंने क्या हो गया, मैंने कहाँ लेके जा रहा है? कह रहा भाई देख सुन, हम तेरे को रोहिणी लेके जा रहे हैं, तूने रोहिणी पे से एक औरत की चैन छीनी है, चैन तोड़ी है, और हम तेरे को थाने लेके जा रहे हैं, तेरा सामना करवाएंगे। अगर उसने कह दिया कि तू ही था तो तेरे को मारेंगे, पीटेंगे, केस लगा के बंद कर देंगे। अगर उसने कहा ना कि तू नहीं है तो हम तेरे को छोड़ देंगे, किराया देंगे, अपने घर आ जाइयो। अब भाई मैं तो ईमानदार था, होनेस्ट था, मेरे को पता था मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कहा चल कहाँ लेके चलेगा भाई। और मेरे को ले गया वो थाने, मतलब एक करके पार्क सा था वो, बाहर गेट खुला, मतलब बोर्ड नहीं लगा हुआ था वहां पे, उसने गेट खोला, अंदर गाड़ी घुसी, एक बंदा घूम रहा था पार्क के चारों तरफ, बुढ़ा सा था, चोटी वोटी बांध रखी थी। वो देख के ना, वो पर्सनैलिटी थी एसएचओ वाली उसकी। मैंने देखा उसको, मैंने ये तो एसएचओ है। तो मैं जाते के साथ उसके पैरों में, अब वो भी पेशेंट, वो मेरे को पकड़ के वहां ले गए ऑफिस में ले गए। तो ऑफिस में उन्होंने जाते के साथ ही चेकिंग वेकिंग चालू कर दी। जिम में से गांजे की पुड़िया निकल गई, स्मैक निकल गई, जिम में से पैसे निकल गए। वो देख के समझे हाँ भाई नशा करता है। मैंने हाँ भाई नशा तो करता हूँ, लेकिन मैं किसी की छीना झपटी नहीं करता, ना मैंने किसी का कुछ छीना। कह रहे ना ना, कह रहे थाने नहीं है ये, नशा मुक्ति केंद्र। बस मेरे तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? अब भाई मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब 1-1.5 हफ्ते तक तो मेरा रोना पीटना ही चालू रहा। मैं रोता रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या कहाँ डाल दिया, क्या हो गया। क्योंकि जेल तो मैं जा चुका था, लेकिन सेंटर नशा मुक्ति केंद्र के नाम से तो मैं बहुत ज्यादा डरता था कि वहां पे तो मारते होंगे, पीटते होंगे, ऐसी चीजें मेरे दिमाग के अंदर, जो लोग बाग बताते थे कि मारते होंगे, पीटते होंगे, ये होगा वो होगा, है ना। तो 1-1.5 हफ्ते में जाके बहुत कुछ रोया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरी केयरिंग की गई, है ना, मेरे खाने पीने पे ध्यान दिया गया। मेरे को जिस तरीके से वहां पे जो खाना वाना मिलता था, है ना, रहना सहना होता था, टाइम से खा रहा हूँ, टाइम से पी रहा हूँ। 1 महीने बाद वो जाके मेरे को जो शेड्यूल में जो मैंने जीना चालू करा, तो मेरे को लगा कि यार नहीं, जो है फायदे के लिए, कोई मार थोड़ी ना, मेरे को किसी ने एक उंगली भी टच नहीं करी, है ना। तो फिर मेरा खुद का अंदर से वो हुई कि यार नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम है काट ले। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वहां पे टाइम काटा,
लेकिन मैंने वो चीजें नहीं सीखी जो सीखनी थी नशा छोड़ने के लिए। जो सेंटर के अंदर जो चीजें सिखाई जाती हैं वो चीजें मैंने वहां पे नहीं सीखी, क्योंकि डरा हुआ था, सहमा हुआ था, है ना, तो वो चीजें नहीं सीखी। लेकिन 3 महीने बाद ही 3 महीने बाद मेरी मम्मी मेरे को आई लेने के लिए, और मेरे को एक सरप्राइज भी गिफ्ट मिला उस दिन जब मेरे को अच्छा लेने के लिए आए। अंकित जी, अगर आप बताना चाहें, आपको याद हो कि वो जो 3 महीने आप रिहैब सेंटर में रुके पहली बार आप कह रहे हैं, तो उसमें सिखाया क्या जा रहा था रिहैब सेंटर में, आपको ठीक कैसे किया गया उसमें? मतलब मैं ठीक तो नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने सीखा नहीं था, लेकिन जो सिखाया जा रहा था वो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ जी। वहां पे ये था कि एक तो टाइमिंग का शेड्यूल चल रहा था, है ना, कि नशे के दौरान हम वो जो है सारे एटीट्यूड हमारे खराब हो चुके होते हैं कि ना तो सुबह से हम सुबह टाइम पे उठ रहे, ना टाइम पे खा रहे, सुबह का खाना दोपहर को खा रहे, दोपहर का खाना रात को खा रहे, रात का खाना अगले दिन खा रहे। तो वहां पे ये था कि दोपहर मतलब जो टाइम टेबल जो चार्ट बना हुआ वो टाइम टेबल के हिसाब से पूरा दिन का शेड्यूल फॉलो करना होता था। टाइम से नहा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, और धीरे धीरे मेरा फिजिकल ठीक हो रहा था। मैं शीशे में देखता था अपने आप को, मैं तो बिल्कुल ऐसा हो चुका था, सूख चुका था, स्मैकियो वाली हालत हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे 3 महीने के अंदर मेरे अंदर ऐसी इंप्रूवमेंट आ गई थी, शीशे में देख के मेरे को अपने आप को देख के खुशी होती थी कि यार नहीं। तो कुछ एक बुक हुआ करती थी जेएफटी करके, मैं बुक भी लेके आया हुआ हूँ। तो वो जेएफटी करके एक जस्ट फॉर टुडे करके बुक होती थी, उस बुक के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती, तो उन बातों को देख के सुन के मैं उनकी तरफ को मेरा अंदर से वो होता था कि यार नहीं, जगह तो ठीक है, चाहे कुछ भी है, धोखे से एडमिट करवाया लेकिन जगह ठीक है। तो मैंने उन चीजों को फॉलो करना चालू कर दिया वहां पे, लेकिन वो फॉलो मैंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पे करा, बाहर आके मैंने फॉलो करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उस माहौल में फिर दोबारा घुस जाता था। रिहैब से निकले, फिर वही गांजा मिल रहा है, फिर वही गली में ही नशा चल रहा है, 4 लड़के बराबर वाले घर में से महक आ रही है, मेरे बराबर वाले घर की छत पे लड़का गांजा पीता था, उसकी स्मेल मेरे घर के अंदर आ जाती, तो मेरा मन कर जाता था। मैंने कहा नहीं, एकदम ऑब्सेशन ऐसे बनता था कि नहीं, पी ले। तो जो आप रिहैब में बता रहे हैं उधर बस ये शेड्यूल और एक बुक से या नहीं, बुक्स पढ़ाई जाती है, शेड्यूल होती है, काउंसलिंग होती हैं, क्लासेस लगती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर के तो अंदर। काउंसलिंग में क्या होता है अंकित जी? काउंसलिंग के अंदर ये होता है कि एक क्वालिफाइड काउंसलर होते हैं, वो अच्छा। पर्सनली लेके बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पहले हमारी सुनते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, किस वजह से हम नशा करते थे, क्यों नशा करते थे, वो सारी बातें हम उनको बताते हैं। फिर उसके बाद वो हमारी काउंसलिंग करते हैं, कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाएं उस नशे को छोड़ने के लिए। कि कहते हैं ना कि एक नशेबाज को नशा छोड़ने के लिए किक की जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा। वो काउंसलर सिर्फ और सिर्फ उस किक, वो किक देने की तलाश में रहते कि इसको किसी भी हमारी एक बात से इसको किक लग जाए जिसकी वजह से नशा को छोड़ दे। वरना कोई यार दवाई गोली मेडिसिन, कोई मौलवी, कोई तांत्रिक, कोई पंडित जी, कोई चीज ऐसी नहीं बनी जो इंसान का नशा छुड़वा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग है या एक किक है। जिस दिन वो चीज उसको मिल जाएगी उस दिन वो नशा छोड़ देगा। या एक रोबोटम, जिस दिन उसकी सपोर्ट पीछे से हट जाएगी, जैसे माँ बाप, जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे, जब उसको दिखेगा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अपने आप छोड़ देगा। तो वही जो चीज मेरे किक साथ की हुई बात है। कह रहे हैं, एक किक तो मेरे ख्याल से शायद आपको तब लगी होगी जब वो जेल में आप बंद थे और माँ आपके पुलिस सामने स्टेशन थी, वाला हुआ था। पुलिस स्टेशन वाले इंसिडेंट पे। हाँ, और तो जो आपको काउंसलिंग की गई उसमें आपको क्या किक दी गई, आपको याद हो तो? काउंसलिंग जो उस टाइम पे होती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको सुनता था, समझता नहीं था मैं उस टाइम पे, है ना, अच्छा। क्योंकि नया नया वहां पे आया गया था। धीरे धीरे मतलब मेरे को नशा छोड़ने का कोई प्लान ही नहीं था, सोचा ही नहीं था मैंने नशा छोड़ने का। बस ये था कि हाँ, जब तक हूँ जब तक ठीक है, बाहर जाके देखा जाएगा, छूटेगा नहीं छूटेगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता था अपने ऊपर। सपोर्ट थी, पीछे करने वाले थे, मम्मी थी, है ना, और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब थी, दिखता था पीछे कि हाँ भाई कर लेंगे, है ना, तो बाहर जाके फिर करने लगता था। तो धीरे धीरे जाके, लेकिन जब एक समय ऐसा आया तब मैंने जाके छोड़ा। तो जब आप रिहैब सेंटर से आना जाना रेगुलर कर रहे थे और आपका ये सुधर नहीं रहा था, तो आपका ये फाइनली सुधरा कब? ये आपका क्या प्रोसेस रहा सुधरने? ये फाइनली, ये भी बहुत ज्यादा बहुत वैसा है ना, इंसिडेंट ये भी खतरनाक है। मैं बताता हूँ, ये भी मेरी फैमिली से लेके रिलेट है। मेरे पापा जब खत्म हुए तो थोड़ा सा पैसा मेरे पापा छोड़ के गए हुए थे, और कुछ मेरी मम्मी जॉब करती थी। तो जो मेरी मम्मी ने जॉब कर करके जो थोड़ा बहुत जोड़ा था, और जो मेरे पापा का थोड़ा बहुत पैसा था, उन पैसों से मेरी मम्मी ने अभी जाके एक सोने विहार करके जगह पड़ती है, उसके अंदर मेरी मम्मी ने 50 गज का एक प्लॉट खरीदा। तो 50 गज का प्लॉट खरीदा, तो उसके अंदर हम रहते थे, है ना, मेरी मम्मी ने अपनी मेहनत से खरीदा, तो उसके अंदर हम रहा करते थे। रहने के बाद धीरे धीरे करके मेरे जैसे पुलिस केस होने लग गए, रिहैबो में एडमिट होना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे करके कहीं पैसा जा रहा है, कभी कहीं पैसा जा रहा है, कभी कहीं पैसा जा रहा है। तो मेरी मम्मी पे थोड़ा बहुत कर्जा होना चालू हो गया। तो वो कर्जा धीरे 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 करके बढ़ता रहा, है ना। तो बढ़ने के बाद कोई बात नहीं, फिर मेरे केस होने लग गए, जो मेरे केस खत्म करवाने थे मेरी मम्मी को, क्योंकि सजा वजा भी होनी चालू हो गई थी मेरे को, कि होने वाली थी सजा मेरे को एक केस में।
उस केस में जो मेरे को सजा होने वाली थी, उस केस से मेरी मम्मी ने मेरे को बचाने के लिए वो मकान बेचा। जो मेरे घर की जमीन थी, जिस मकान के अंदर हम रहा करते थे, उस घर को बेच दिया। क्योंकि घर को बेचा, मेरा केस खत्म करवाने थे सारे के सारे, और मम्मी का थोड़ा बहुत कर्जा था वो हटवाना था। तो मेरी मम्मी ने 13, 14, 15 लाख रुपए का प्लॉट बेचा। प्लॉट बेचने के बाद वो मेरे सारे केस खत्म करवाए, अपना थोड़ा सा कर्जा दिया, है ना। लेकिन उसके बाद मैं रिहैब आया और मैंने अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान देखा। तब मेरे को जाके लगा कि यार, इस नशे के दौरान आज जो तेरा घर बिका है वो तेरे खिलाफ बिका है, तेरी वजह से बिका है। आज घर पे छत नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, आज हम किराए पे डोल रहे हैं। अब किराए पे रहते हैं हम अभी फिलहाल। तो आपको ये एहसास हो गया, जो भी आप जिंदगी की पटरी पर चल रहे थे, उसमें जो भी आप गड्ढे खोदते जा रहे थे, वो आपकी माँ अपना जो भी जोड़ सकोड़ के उसको अपनी मेहनत से अपनी मेहनत से भरती जा रही थी उस हर गड्ढे को जो आप पीछे करते जा रहे थे। ये आपको फाइनली महसूस हुआ था? फाइनली महसूस हुआ। मैंने अपनी मम्मी को रोते पीटते देखा उस कर्जे की वजह से, है ना। और सच बताऊं तो वो मकान मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। सबसे बड़ी चीज जो लॉजिक है वो यही है कि उस मकान के अंदर मेरे पापा का बचा हुआ पैसा उस मकान में लगा हुआ था, तो वो मकान मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। वो आखिरी निशानी मेरे पापा की मेरे पास से चली गई। तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि यार, इस नशे ने मेरे पापा को मेरे से दूर कर दिया। उस घर का जाना मेरे पापा का मेरे से दूर होना हुआ है ना। तो मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकता। मैं मर भी जाऊंगा ना, मैं तब भी नहीं भूलूंगा उस मकान को। आज भी मैं उस एरिया के अंदर जाता हूँ ना, तो मैं अपने घर के बाहर जरूर जाता हूँ। उस मकान को देख के ना ऐसा लगता है कि यार, मेरे पापा मेरे साथ हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा फिल्मी हो रहा है बोलने में, लेकिन ये फिल्मी नहीं है, मेरी रियलिटी फीलिंग है। उस मकान को देख के मेरे को मेरे पापा दिखते, क्योंकि उसके अंदर वो चीज थी जो कहीं पे भी नहीं वो मिल सकती। कहीं पे भी नहीं मिल सकती। अब वो एक बारी चली गई। वो चली गई। आज भी मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी, अगर मैं थोड़ा सा अभी नशा छोड़ दिया है मैंने, अगर थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा, मैं थोड़ा बहुत कमा के उस मकान को ले लूंगा। तो मेरी मम्मी छूटती बोल देती, बेटा, जमीन के रेट हाई फाई बढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना, तू नहीं ले पाएगा। अब तू ऐसा कुछ कर कि दूसरा कुछ खरीद के तू मेरे को दे, मैं तब मानूंगी। तो आज उसी को गोल बना रखा है कि यार, मेरी मम्मी ने ना मेरे को एक बात बोली। अभी अब मेरे को 1 साल होने वाला है, तो इस रिहैब में अपनी मर्जी से आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आने से पहले मेरी मम्मी ने मेरे को एक बात बोली, वो बात मेरे दिल पे लगी हुई है। उसी बात को लेके मैंने नशा छोड़ रखा है। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि अंकित, तेरे पापा मेरे को अधूरे में छोड़ के चले गए, है ना। मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि तेरे पापा मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। छोटी सी उम्र में मेरी मम्मी की शादी हो गई थी। मेरी मम्मी ने ये बात मेरे को बोली कि छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी, है ना। मैंने छोटी सी उम्र में दुख दर्द देखने चालू कर दिए, और मैंने जिंदगी में आज तक कभी अपना कोई शौक पूरा नहीं किया ना। मैंने तुम दोनों बच्चों से कभी कुछ मांगा, लेकिन आज मैं तेरे से कुछ मांग रही हूँ। कह रही, आज तक मेरे को कभी सुख नहीं मिला, मेरा मरते दम तक ना एक काम कर दे बस मेरा। कह रही, मेरे को एक सुख दे दे, मेरे जीते जी नशा छोड़ दे। मैं तेरे को सुधरता हुआ देखना चाहती हूँ, तेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ, बस मेरे को ये चीज दिखा दे बस। कह रही, अगर मैं मर गई या मेरे भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर मेरे को बाई चांस कुछ हो गया तो तेरा सुधरना नहीं होगा। तो किसको सुधर के दिखाएगा? इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे जीते जी सुधर जा। तो मैंने यही उस दिन गोल बनाया कि नहीं अंकित, अगर सुधरना है तो जीते जी सुधरना है, अपनी माँ को दिखाना है वो सारी चीजें जो मैंने खोई है, उस चीज को धीरे धीरे करके। मुझे पता है कि जो चीजें मैंने खोई है वो नहीं जोड़ पाऊंगा, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन थोड़ी बहुत खुशी तो अपनी माँ को दे सकता हूँ। वो खुशी यही है कि मैं आज के दिन कहीं भी रहूं, बस नशा ना करूं, अपने आप को ठीक ठाक रखूं, वो यही देखना चाहती है। आज वो चीज देख रही है। आज मेरी मम्मी बहुत खुश होती हैं। अभी कल रात को ही मैंने फोन किया था अपनी मम्मी को। हाँ, भाई के साथ था मैं, तो मैंने फोन किया मम्मी को। मैंने बोला, मैंने मम्मी, मेरे को ऐसे ऐसे मेरा एक कुछ सामान था, तो मैंने बोला मैंने वो सामान चाहिए। तो वो मम्मी ने छोड़ती हंसी मजाक करना चालू कर दिया। तो इतनी खुशी हुई कि यार, जो मम्मी है ना गुस्से में बात किया करती थी, है ना, प्यार तो वो तब भी करती थी लेकिन गुस्सा था उनके अंदर, लेकिन आज वो सारी चीजें वो इतनी तरीके से करती हैं, है ना। मेरी भाभी मेरे से कभी बात नहीं करती थी, आज वो फोन करके बोलते हैं अंकित क्या खाना है। तो मम्मी ने कल रात को भी बताया कि अंकित वो संडे को हम तेरे लिए कुछ बना रहे हैं, और संडे को घर आइयो और लेके जाइयो। तो मैं आज वो चीजें देखता हूँ कि यार, एक नशा छोड़ने की वजह से जो इंसान तेरे से इतनी ज्यादा दूर थे, जो मेरे जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, वो इतने ज्यादा खत्म ही हो चुके थे, लेकिन आज वो वापस मिल रहे सिर्फ और सिर्फ जुड़ चुके हैं वापस। हाँ, मेरा भाई जो कभी मेरे से बात नहीं किया करता था यार, आज उसके फोन आते हैं। परसों एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरे भाई ने मेरे साथ खाना खाया। मैंने 3-4 साल बाद मैंने अपने फैमिली के साथ परसों रात को बैठ के खाना खाया यार, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने कई मेंबरों को शेयर करा, मैंने भाई को भी, मोहित भाई को भी शेयर करा कि यार 4-5 दिन बाद मैंने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया। मैं रो रहा था खाना खाते टाइम, है ना, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब मेरी मम्मी ने बोला, क्यों रो रहा है, अब तो टाइम है, कोई बात नहीं, तो रोज रोज खाएंगे, टेंशन ना ले।
एक जो कहते हैं ना कि एक नशेबाज को एक प्यार की जरूरत होती है यार, वो मार पिटाई से कभी नहीं सुधर सकता। मेरे को वो प्यार मिला, वो बातें सुनने को मिली, तब जाके। और कुछ ना कुछ यार, मेरा रोबोटम भी मैंने आगे पीछे देख लिया था कि आगे पीछे सब कुछ जा चुका, कुछ उसकी वजह से, कुछ भाई की वजह से, है ना, मेरे को ऊपर उठाया गया, तब जाके मैंने नशा छोड़ा। और आज मैं बड़ा खुश हूँ यार नशा छोड़ के ना। आज कंडीशनें आती हैं सामने, प्रॉब्लमें भी आती है, लेकिन फेस करता हूँ। आज अंदर हिम्मत होती है, लोगों को शेयर करता हूँ, मदद मांगता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर नहीं छोड़ता। पहले ये होता था कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो साथ के बंदों से या भाई से या काउंसलरों से अपना एक मदद लेता हूँ, उनको बताता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, तो तब मेरे को वो मदद मिलती है, तब मैं उस चीज़ पे एक्शन लेता हूँ, लेकिन अपने आप पे नहीं चलता। के साथ करता हूँ, पूछ के करता हूँ, और बिल्कुल ठीक, और बहुत अच्छा लगता है यार। आज के दिन ना नशा नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरे बंदों को करते हुए देखता हूँ, उनके अंदर ना मेरे को अपने आप को देखता हूँ मैं, तब मेरे को थोड़ा सा दुख होता है कि यार अंकित, जो तेरे साथ हुआ कहीं इस बंदे के साथ ना हो जाए। तब मैं उसको समझाता हूँ, बोलता भी हूँ कि यार नहीं, है ना, कि ऐसा मत कर। मैं उनके सामने अपनी बातों को रखता हूँ, अपनी शेयरिंग है, जो मेरे लाइफ के इंसिडेंट हो चुके हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करा है, तुम रुक जाओ। तो मेरे को तो नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा होगा, लेकिन मैं जहां तक किसी के लिए कर सकता हूँ वहां पे मैं करने के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति क्या यार कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ करा नहीं। तो जब आप इससे अपने जब आपने मुक्ति पा ली तो कुछ ना कुछ आपने अपने फ्री टाइम पे करना शुरू किया होगा, किसी ना किसी चीज़ का शौक तो पाला ही होगा, कुछ उसके बारे में बताएंगे हमें? हाँ, शौक एक तो थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े पहनने का है। अच्छा, फैशन और पसंद है आपको हाँ, काफ़ी? थोड़ा सा कपड़े वगैरह पहनने का पसंद है। और दूसरी एक चीज और है ना, वो है बस। क्या है दूसरी चीज़, बताएंगे? दूसरी दूसरी है कोई चीज, है ना, वो दो ही है, गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा वो अच्छा। दो ही चीज ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा सा उसी में अपना टाइम स्पेंड करता रहता हूँ। एक मेरी गर्लफ्रेंड है, और थोड़ा इन चीजों में, है ना, इन चीजों में अपना टाइम स्पेंड करता रहता हूँ, अपने ध्यान को भटका रहता हूँ, थोड़ा काम कर लेता हूँ, पूरे दिन इन्हीं चीजों में लगा रहता हूँ, और दिन बीत जाता है। एक एक दिन करके अपना नशा छोड़ता जा रहा हूँ, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है। तो आप ये रिहैब का जो आपको पूरा समय था इतना लंबा, वो कितने साल का था? क्या था उसका? ये मेरा जो रिहैब का जो मेरा रास्ता रहा है ना यार, ये टाइम जो रहा है, ये मेरा 14 साल का रहा है। 14 साल अच्छा। मैंने रिहैब काटे। मैंने जब मेरे को होश संभाला ना मैंने, तो मैंने रिहैब सेंटर में आ चुका था। मेरे को जो पता चला रिहैब में आने के बाद, मैंने होश संभाला कि हाँ, आखिरी में चीज है क्या। और धीरे 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 करके मैं रिहैबों में आना चालू, मतलब बड़ा हो गया, मैं रिहैब में ही बड़ा हुआ हूँ। हाँ, रियलिटी तो ये है। तो आपने अपनी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी मतलब रिहैब में रिहैब में और नशे में ही गुजारी है? हाँ, क्योंकि पहले तो शुरू में स्कूल पढ़ता था, स्कूल से जब बाहर निकला तो नशे में चालू कर दिया। नशे से थोड़ा सा घर वालों ने दूर करने की कोशिश करी तो रिहैब में आ गया। लेकिन कभी किसी चीज से ना फुर्सत नहीं मिली, इन चीजों से, नशे से, रिहैब से, इन चीजों से फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत आज जाके कहीं मिली है। आज मैं सब चीजों के बारे में सोच पाता हूँ, घर परिवार, अपने आप को, जिम्मेदारियों को, सारी चीज आज जाके देखता हूँ। तो जब आप आज इन सब चीज़ों से फुर्सत पा चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं एक तरह से, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? आप आगे क्या करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में? और आप आगे आगे तो अभी तो फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं सोचा अपने बारे में। अभी तो मैंने फिलहाल इतना ही सोच रखा है ना, जो मेरा गोल है कि इस थोड़ा सा टाइम पीरियड और बढ़ जाए, है ना, उसके बाद मैं कुछ काम करूंगा, है ना, और वो सारी चीजें जो मैंने खोई है उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा मैं सबसे पहले तो। तो काम के मामले में आपने कुछ सोचा हो? काम के मामले में तो मैंने यही सोचा है कि भाई के साथ एक ब्रांच खोलूंगा, भाई के साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर की। जिस तरीके से मेरे को सुधारा गया है, और मेरा एम है कि जिस तरीके से मैं सुधरूं उसी तरीके से मैं दूसरों को भी सुधारूं यार, है ना। सुधरे ना सुधरे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा फर्ज ये बनता है, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो मैसेज मेरे को मिला वो मैसेज मैं लोग बागों को दूं। ये मेरा गोल है, और यही काम मैं करना चाहूंगा आप आगे अपनी चल के, ज़िंदगी दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बनाने में अपने व्यतीत करना व्यतीत चाहिए, करना चाहता हूँ। यही आप कहना चाहते हाँ, हैं? क्योंकि जो दुख दर्द मैंने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने परिवार को, अपनी माँ बाप, मम्मी पापा, मतलब पापा तो नहीं है, जो मम्मी को रोता हुआ देखा है, और जो दर्द मैंने अपने घर के अंदर देखा है और अपने आप को देखा है, वो चीजें मैं किसी और के साथ नहीं होने दे सकता, है ना। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो चीज मेरे साथ हो गई है मैं लोग बागों को अवेयर करूं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, वही इंसानियत है यार, है ना। तो मैं वही काम अपना करना चाहूंगा, और सोच रखा है। और भाई को भी मैंने बोल रखा, भाई ने भी मेरे को बोल रखा है कि कोई नहीं, तू थोड़ा सा ठीक और हो जाए, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद हम करते हैं कुछ। तो सब कुछ भाई के हाथ में छोड़ रखा है कि नहीं भाई, कोई नहीं, जैसा करोगे आप करोगे। कहते हैं कि एक को, किसी को एक हमराज बना लो, एक काउंसलर बना लो, एक बंदा वही चुन रखा है कि जैसा भी होगा, सही करे गलत करे, अब जो भी करेंगे यही करेंगे।
तो अंकित जी, आज हमने आपसे काफ़ी सारी बातें शेयर की आपकी ज़िंदगी के बारे में। तो एक कोई मैसेज आप भारत की जनता को अपना देना चाहें, उन बच्चों को देना चाहें जो इस ड्रग के एडिक्शन से परेशान हैं या ड्रग के एडिक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपने दोस्तों को देखते हो, उनके मन में भी जिज्ञासा उठती हो कि मैं भी एक बारी करके देखूं कि ड्रग्स है क्या, या उन माँ बाप के लिए जो कि अपने बच्चे को ड्रग्स की प्रॉब्लम से जूझता हुआ देख रहे हैं, या उन माँ बाप के लिए जो इस ड्रग के बारे में बिल्कुल ही अज्ञात हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि ड्रग्स का उनके बच्चे पे कोई असर भी है और समाज ये ड्रग्स में कैसे फंक्शन कर रहे हैं। मैं तो यार जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं और जो मैं अपने से रिलेट करके बताऊंगा, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ उन माँ बापों को। सबसे पहले मैसेज दूंगा कि भाई अपने बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, कुछ जरूरत से ज्यादा लाड प्यार भी मत करो, है ना। टाइम टाइम पे उनको धमकाओ भी, उनको पीटो भी, सारी चीजें जब तक उनके अंदर दबदबा नहीं बनेगा ना, तब तक वो बच्चे बाहर निकलते हुए चले जाएंगे, है ना। तो मैं तो सबसे पहले ये मैसेज दूंगा कि टाइम पीरियड मतलब टाइम रहते हुए उनको डराओ धमकाओ। और ये जो गाने वाने चल रहे हैं ना यार, इनमें तो सब कुछ सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों में हो रही है। तो किसी को देख के प्रभावित मत हो यार, है ना, कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। अरे भाई अपनी सिचुएशन देखो, अपना परिवार देखो कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी ऐसी फैमिली से बिलोंग था कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं होता था, है ना। मेरे घर वालों पे 10 रुपए नहीं, और मैं दूसरों के देख के 10-10 हजार रुपए के जूते लेके आ रहा हूँ, कपड़े लेके आ रहा हूँ। मैंने अपने कभी पीछे नहीं देखा कि तेरे पीछे क्या, सिर्फ और सिर्फ तेरी माँ की 15-20 हजार रुपए सैलरी और तू ख्वाहिशें तेरी इतनी ज्यादा हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई किसी को देख के प्रभावित मत हो, अपनी सिचुएशन देखो कि मेरे पापा मेरे लिए कितना कमा रहे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी, उस हिसाब से चलो ना। गुजारा इंसान 10 रुपए में भी कर सकता है और ना करे तो 10,000 में भी नहीं कर सकता। तो भाई अपना जितना कम हो सकता है अपनी ख्वाहिशें मारो, अपनी इच्छाएं मारो, अपने लिए जोड़ो, है ना। तो यही कहना चाहता हूँ मैं तो उनके लिए भाई। अगर अंकित जी आपको नारकोटिक्स ड्रग डिपार्टमेंट में पावर दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए इस ड्रग के एडिक्शन से, इस ड्रग के खिलाफ, तो आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो भाई मैं पुलिस वालों को इनकी वाट लगाऊंगा सबसे पहले। हाँ, क्योंकि आज जो इस एरिया में, किसी भी एरिया में जो नशा बिक रहा है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की वजह से बिक रहा है। क्योंकि अगर ये पुलिस प्रशासन जो है ये स्ट्रिक्ट हो जाए ना, तो कुछ नहीं होगा, एरिया के अंदर नशा नहीं बिक सकता। आज इनके सामने सब कुछ हो रहा है। एक एरिया के अंदर जो नशा बिक रहा है, पुलिस वालों को, पूरे पुलिस स्टेशन को सब कुछ पता होता है कि इस एरिया से नशा बिक रहा है, और वो सब कुछ लेते हैं। वो अपना हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, लेकिन वो नशा बंद नहीं करवाते। आज जो मेरे हिसाब से, जो मेरी मानसिकता कहती है, जो मेरी मेंटेलिटी कहती है, आज ये जो समाज जो हुआ पड़ा है ना, सबसे ज्यादा हाथ इन पुलिस वालों का है, प्रशासन का है। क्योंकि अगर यही कुछ नहीं कर रही, अगर जिस दिन इन्होंने काम करना चालू कर दिया ना, एरिया से नशा बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ये पैसों की भूखे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार दिखता है ना। क्योंकि इनके बच्चे तो नशा करते नहीं, दूसरों के बच्चे नशा कर रहे हैं। जिस दिन इनके बच्चे नशा करने लगेंगे, ये अपने बच्चों के साथ होता हुआ देखेंगे, खुद ही अपना एक्शन लेना चालू कर देंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरों को करवा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो यही करवा रहे हैं भाई। मैं तो इनको करवाऊंगा सबसे पहले, अगर मैं इस एक्शन पे आ गया तो पहले पुलिस वाले, सबसे पहला एक्शन यही होगा। धन्यवाद अंकित जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। तो आज धन्यवाद अंकित जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आज हमने अंकित जी से जाना उनकी 28 साल की ज़िंदगी के बारे में, कैसे उन्होंने 28 साल की ज़िंदगी में से अपने सारी ही ज़िंदगी ड्रग्स और रिहैब में बिता दी। जब से उन्हें होश आया तब से वो ड्रग्स और रिहैब के चक्करों में ही थे। उनके हमने ज़िंदगी में से जाना उन्होंने क्या क्या गलत काम किए, क्यों किए, और उनका क्या क्या परिणाम उनको झेलना पड़ा, क्या उनके परिवार पर बीती, क्या उन पर बीती, और कैसे उन्होंने इस ड्रग्स के एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकाला, और अब उनके क्या सपने हैं।